नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST PST PRT वाला, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अगर आप स्टेट के अलावा HSC के अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका CT वाला एग्जाम क्यों ना है, क्योंकि जल्द ही जो आपको CT के जो एग्जाम है वो भी देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी जो हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। इन सभी का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे जो यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा कि मनोविज्ञान शाला ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या फिर वाराणसी में। तो मनोविज्ञान की शाला और इसका जो संबंध है ये इलाहाबाद से है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर ऑप्शन 2 वाला रहेगा। तो मनोविज्ञान से संबंधित विषयों पर व्यापक अध्ययन करने के उद्देश्य से इस प्रयोगशाला का गठन किया गया था। प्रयागराज अर्थात जो इलाहाबाद है वहाँ पर ये मनोविज्ञान के शाला का जो निर्माण है ये किया गया है और ये हुआ था वर्ष 1954 में। नेक्स्ट आ जाता है जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही कोहलर का किससे था। तो यहाँ पर इन्होंने शोध किए थे, ये जो स्किनर जो इन्होंने चूहों के ऊपर शोध किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों के ऊपर किया था। और कोहलर का बताना है जैसे IP पावलोव ने जो कुत्ते जॉन के ऊपर किया था, जिसमें नहीं दिया गया है, IP पावलोव ने कुत्ते जॉन के ऊपर किया था। तो यहाँ पर कोहलर जैन का बताना है। तो इसका जो संबंध है ये जो चिंपैंजी जो थे इनके ऊपर किया था वनमानुषों पर। तो अपने प्रयोग के माध्यम से कोहलर ने साबित किया था कि प्रारंभ में बालक किसी भी समस्या के समाधान में सक्षम नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह प्रयत्न करता है उसकी समस्या कम होती जाती है। तो W कोहलर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और बालकों के मनोविकास का विश्लेषण करते हुए स्किनर एवं थॉर्नडाइक ने प्रयोग के तौर पर जिस प्रकार का चूहे और बिल्लियों का प्रयोग किया था, उसी प्रकार कोहलर ने वनमानुष का प्रयोग किया था चिंपैंजी का। चिंपैंजी जो होते हैं, सुल्तान नामक एक या वनमानुष था, उसके ऊपर शोध किया था, उसे एक कमरे में बंद कर दिया था और ऊपर जाए एक केड़े टांग दिए थे और साथ में जा उसी वहीं पर एक डंडा भी धर दिया था, 2 डंडे। तो केड़े जो है यहाँ पर ये तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक जो पुस्तक है इसके लेखक स्किनर, पावलोव, हल या थॉर्नडाइक है। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 1 वाला। तो ये कौन है, स्किनर है। और इनकी पहली रचना थी ये, जिनका जो प्रकाशन जाइए 1936 में हुआ था मनोवैज्ञानिक सीरीज के रूप में। इसके बाद छात्र में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, प्रशंसा, दंड, पुरस्कार या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो छात्र में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण को माना गया है। प्रशंसा, दंड एवं पुरस्कार से सही व्यवहार का प्रशिक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता। सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण वर्ग एक उचित और सार्थक माहौल उत्पन्न करता है जो अधिगम के लिए अनिवार्य माना जाता है। इसके बाद है समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, हल, केंडलर, कोहलर या ब्रिक ने। तो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, और यह किया गया था CL हल जो है इनके द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, बुश, D.W. एलन, डेविड ह्यूम या एचसन। सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में है। तो कौन है, D.W. एलन। तो 1960 के मध्य में 1960 जो इसके मध्य में D.W. एलन ने कहा था कि सूक्ष्म शिक्षण का संबंध शिक्षण तकनीक में विकास एवं शिक्षक प्रशिक्षण से है और इसमें शिक्षक शिक्षण सत्र के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करता है और साथ ही शिक्षार्थी या छात्रों से संरचनात्मक फीडबैक भी प्राप्त करता है। तो इसका संबंध यहाँ पर D.W. एलन जो इसे माना गया है। इसके बाद है इनमें से शिक्षण अधिगम का एक स्तर नहीं है, अबोध, स्मृति, परावर्ती या दूरवर्ती स्तर।
तो शिक्षण अधिगम का एक स्तर नहीं है। अब नहीं है तो जो ऑप्शन 4 में आए हैं, दूरवर्ती स्तर। शिक्षक जो अपने छात्रों को अधिगम के 3 स्तर बताते हैं और ये अधिगमकर्ता के मानसिक विकास को विभिन्न स्तरों में दिखाते हैं और इन्हीं स्तरों के माध्यम से शैक्षणिक उद्देश्य को पूरा किया जाता है। अब 3 स्तर की बात हुई है यहाँ पर, कौन कौन से हैं? एक तो चेतना, दूसरे नंबर का समझ और तीसरे नंबर का है विचारात्मक स्तर। तो ये 3 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं, चेतना स्तर, समझ स्तर और विचारात्मक स्तर। तो ये 3 हैं। अब इसमें नहीं था ये दूरवर्ती स्तर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? अब ये जो जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, व्याख्यान आ जाता है इसमें, अन्वेषण है, योजना है या फिर मस्तिष्क उद्वेलन है। अब नहीं है इसमें, तो नहीं है जो ऑप्शन 4 में आया है। कौन सा? मस्तिष्क उद्वेलन। अब मस्तिष्क जो उद्वेलन है इसका एक हिस्सा नहीं है। व्याख्यान, योजना और अन्वेषण जैसी गतिविधियों को कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति का विशेष भाग माना गया है। व्याख्यान, योजना एवं अन्वेषण के माध्यम से छात्रों में अधिगम की क्षमता बढ़ती है। जनतांत्रिक शिक्षण में कक्षा को अधिगम का महत्वपूर्ण भाग माना गया है, जहां छात्र निर्णय लेने की क्षमता संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके बाद है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा की यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्थायी उत्पाद नहीं। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिगम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। अब समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है जो ऑप्शन 1 में आई है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनकी तरफ आप जरूर गौर कीजिएगा। तो केवल की विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में ही अभिवृद्धि करती है। समावेशी जो शिक्षा है, इसके जो प्रणाली इसके अंतर्गत सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। ये सारे के सारे हैं, बस इसको छोड़कर। इसके बाद आ जाता है, इनमें से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से एक संबंध नहीं है। अब ये छात्र कथन है, शिक्षक, अभिभावक या मौन? तो नहीं है, तो जो ये ऑप्शन 2 में आया है अभिभावक कथन, तो यही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है रूपग्राम, पद, ध्वनि या शब्द? संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? अब लघुत्तम जो यहाँ पर इकाई है ये रूपग्राम जो इसको माना गया है। रूपग्राम जो इस प्रकार से ये भाषा की इकाई हो जाती है और जिसके माध्यम से ध्वनिग्राम के रूप में संदेश को भेजा जाता है। और फोन एक संभाषण ध्वनि का प्रतिरूप होता है और भाषा में ध्वनि की इकाई सबसे छोटी ध्वनिग्राम है। इसके बाद है, हम करके सीखते हैं। ये कहा था योकम, डॉक्टर मेस, सिम्पसन या कोलेसेनिक ने। हम करके सीखते हैं, अब ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है, सिम्पसन। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने कहा था कि करके सीखना अधिगम का महत्वपूर्ण स्रोत है। अर्थात करके सीखना सीखने का एक व्यवहारिक माध्यम है। इससे बच्चे का उपयुक्त मानसिक विकास भी होता है। ये तो आप उससे भी लगा सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है या कोई, तो उसे आप हाल लिख के देखते हैं तो ज़्यादा समय तक रहता है याद, और बजाय सिर्फ पढ़ने के। तो अगर पढ़ने के साथ साथ लिख के भी देखा जाए तो ज़्यादा याद रहता है। इसके बाद इनमें से शिक्षण का स्तर नहीं है, बोध, चिंतन, स्मृति या वर्णन। अब शिक्षण का एक स्तर यहाँ पर नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा? जो ऑप्शन 4 में आया है, अर्थात जो वर्णन है यही यहाँ पर नहीं है। बोध, चिंतन और स्मृति ये शिक्षण के महत्वपूर्ण स्तर माने गए हैं और जो अधिगम करता है तो इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षण के दौरान वह बोध, चिंतन और स्मृति का इस पर विशेष बल दे और इससे जो मानसिक विकास है इसकी जो प्रबलता है वो भी बढ़ती है। इसके बाद शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में
मुख्य सक्रिया होती है। अब शिक्षण की अंत्यक्रिया में मुख्य समक्रिया निदान, प्रत्यक्षीकरण, क्रिया और प्रतिक्रिया, या ये सभी है। तो शिक्षण की अंत्यक्रियात्मक अवस्था में मुख्य समक्रिया होती है, क्या है इसमें? अब इसमें देखें तो ऑप्शन 4 है, ये सभी आ जाएंगे जिसमें निदान है, प्रत्यक्षीकरण है, क्रिया और प्रतिक्रिया, तो सारे आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, एक बालक, काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लग जाता है। तो इस प्रकार के अंदर अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया, उद्दीपक, अनुक्रिया सामान्यीकरण, या कोई सभी नहीं। तो अगर कोई काली वस्तु जो है, ये काली वस्तुएं, इनको देखकर डरने लग जाता है, तो उसको जो कहा गया है उद्दीपक सामान्यीकरण, जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है। तो उद्दीपक सामान्यीकरण अनुबंधन के अंतर्गत बालक में डर की भावना उत्पन्न हो जाती है, और ये कहना है कि ये बालक काली गाय, चाहे काला कुत्ता है, ये काली वस्तु है, उसे देखकर डरने लग जाता है। तो उद्दीपन क्रिया डर की भावना को पैदा करता है, तो उद्दीपक यहाँ पर इसमें माना गया है। इसके बाद आ जाता है, शिक्षण विधि का चयन करते समय किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत भेद को, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो शिक्षण विधि का चयन करते समय अब इसमें देख सकते हैं सारा एक का शिक्षण विधि से संबंध नहीं है और 3 का है। अब वो कौन सी है? तो जो ऑप्शन 2 में है, अभिभावक की पृष्ठभूमि। तो अभिभावक से पढ़ने का कोई संबंध नहीं है, बच्चे से है, तो अभिभावक की पृष्ठभूमि का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये जो विद्यार्थियों का जो मानसिक स्तर है, विषय की विशिष्ट प्रकृति, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद है, बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, सामूहिकता की प्रबलता का होना, जिज्ञासा की कमी का होना, अभिवृद्धि में स्थिरता का होना, समूह एवं खेलों में सहभागिता का होना। तो बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। अब नहीं है जिज्ञासा का होना, जिज्ञासा की कमी। जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था में जागरूकता के साथ साथ बालक में जिज्ञासा की भावना भी तेजी से प्रबल होती है, तो यही नहीं है। अब इसके बाद आ जाता है, सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। सृजनात्मकता से उद्भवन, आयोजन, अभिप्रेरणा या प्रबोधन। तो सृजनात्मक प्रक्रिया से अब संबंधित नहीं है, तो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, ये जो ऑप्शन 2 में आया है, अभिप्रेरणा। तो सृजनात्मक प्रक्रिया जो है उद्भवन, प्रबोधन और आयोजन, इससे संबंधित है, तो इससे इसका संबंध नहीं है अभिप्रेरणा से। और सृजनात्मकता क्या है? तो सृजनात्मक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उचित साधन का प्रयोग करना जान लेते हैं, और इसमें अभिप्रेरणा की भूमिका नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है शारीरिक, नैतिक, सामाजिक या मानसिक विकास का होना। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। अब प्रथम चरण जो है यहाँ पर ये सामाजिक जो विकास है इसको माना गया है। सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अपने जीवन की शुरुआत करता है। सामाजिक क्षेत्र में ही बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है और बुनियादी पहलुओं को समझता है, और समाज में ही उसका नैतिक, सामाजिक और व्यवहारिक विकास होता है। तो समाज से आप लगा लो, जैसे विद्यालय है, आस पड़ोस का वातावरण है, वहाँ के रहने सहने वाले लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, तो इन सभी को मिलाकर जो एक समाज का निर्माण ही होता है। तो जैसा वहाँ का माहौल होगा उसी का जो प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा। नेक्स्ट है, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या प्रसार है। सीखना, अब सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? तो ये एक प्रसार है, और यह ज्ञान के विकास का माध्यम माना गया है। विषय को समझना अधिगम द्वारा ही संभव है, और नवीन तथ्यों को जानना और समझना ये भी अधिगम के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार से सीखना एक प्रकार से व्यवहार का प्रसार है, और व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन ज्ञान के द्वारा ही संभव है। और ये जो जेपी गिलफोर्ड है, इनके अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये इनकी परिभाषा थी जेपी गिलफोर्ड की, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट आ जाता है स्किनर बॉक्स। इसका प्रयोग किया गया था शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, बालक अधिगम या आकस्मिक अधिगम के लिए। स्किनर बॉक्स का, अब जो स्किनर बॉक्स जो है इसका जो प्रयोग हुआ था, ये प्रसूत जो अनुबंधन का सिद्धांत है इसके लिए हुआ था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था स्किनर का, तो वैसे भी आप इसको याद
रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धिमापन का जो ये भाटिया बैटरी परीक्षण था, तो इसमें 5 उप परीक्षण थे, 8 थे, 4 थे या 7 उप परीक्षण थे। ये जो बुद्धि मापने का भाटिया बैटरी परीक्षण था, तो इसमें जो है 5 उप परीक्षण जो है इनको माना गया था। और इस बैटरी को प्रयोग में लाने का मुख्य उद्देश्य अशिक्षित और शिक्षित भारतीयों का बुद्धिमापन करना था। 5 उप परीक्षण थे इसमें: कोह परीक्षण, अलेक्जेंडर परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, शीघ्र स्मृति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, तो ये वाले थे इसमें। और ये जो भाटिया बैटरी जो परीक्षण था, इसको भारत की जनसंख्या परीक्षण के संदर्भ में विकसित किया गया था। इसके बाद है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल, मोंटेसरी, कुक या डाल्टन ने किंडरगार्टन विधि का। तो इसका जो संबंध है ये फ्रोबेल से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। वर्ष 1837 में फ्रोबेल ने अपने एक स्कूल स्थापित किया था जिसे किंडरगार्टन या फिर चाइल्ड गार्डन के नाम से जाना जाता है। और इसमें से बालकों को दाखिल किया जाता है जिनकी जो आयु है 7 साल से कम होती है और जो विद्यालय में दाखिल नहीं हुए होते हैं। इसमें बालकों को विशेष रूप से शिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है समकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता। थॉर्न, विलियम्स, रोजर्स या कोई से भी नहीं है। समकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता और ये माना गया है जो विलियमसन है यहाँ पर, ऑप्शन 3 वाले। जो मनोविज्ञान जो है इसमें समकलनात्मक परामर्श के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है और इसके द्वारा व्यक्ति की मनोदशाओं को जानकर परामर्श के माध्यम से सुधार किया जाता है। नेक्स्ट है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है छात्र को दंडित करना, नज़रअंदाज करना, उसके माता पिता को सूचित करना, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि, सबसे प्रभावी विधि यहाँ पर ऑप्शन 4 वाली है। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचार का सुझाव करना। मतलब जैसे क्लास है, एक बच्चा उसमें अगर तंग करता है या जो काम आप स्कूल में दिया जाता है वो करके नहीं जाता है, तो पहले तो उसका कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चा काम क्यों नहीं करके लेकर रहा है, तो फिर उसका इलाज किया जाना चाहिए। उपचार, रोग की पहले उसकी खोज करो, बाद में उपचार। इसके बाद आ जाता है डिसलेक्सिया। अब जो ये डिसलेक्सिया जो शब्द है यहाँ पर बीमारी से संबंधित है, तो कौन से विकार है ये? पढ़ने संबंधी, गणित कौशल, लेखन संबंधी या वाक संबंधी विकार, डिसलेक्सिया। अब ये जो डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने की बीमारी है जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दी गई है। इसमें बालक को अक्सर पहचानने में समस्या आती है और इस कारण वह शब्दों को सही रूप से उच्चारण नहीं कर पाता और इसे एक सामान्य समस्या माना जाता है जिसका उपचार हो सकता है। इसके बाद आ जाता है ब्रेल लिपि, जो अंधे व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए होती है। तो ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? दृष्टिबाधित विद्यार्थी, श्रवणबाधित, शारीरिक रूप से विकलांग या अस्थिबाधित विद्यार्थियों के लिए। तो इसका जो संबंध है ये दृष्टिबाधित से है, क्योंकि जो देख नहीं सकते हैं सुन तो सकते हैं वे, और ब्रेल लिपि भी उनके लिए प्रयोग में आती है। तो उससे जो अक्षर की छपाई उभरी हुई होती है उसके ऊपर हाथ फेर कर वे उसे पहचान सकते हैं। जैसे आपने रेलवे स्टेशन देखे होंगे, रेलवे स्टेशन पे जो प्लेटफार्म होता है वहाँ पर कुछ टाइलें आपने उबड़ी हुई देखी हुई होंगी, ऊपर उठी हुई होती है कुछ। जब उस पर हाथ फेर के देखते हैं या पैर फेरते हैं तो वो जैसा लगता है जैसे ऊपर उठी हुई है कुछ, तो वे उन्हीं के लिए होती है। जो अंधे वगैरह होते हैं जब उस पर जाते हैं पैर फिरते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि आगे रास्ता बंद है, तो ये उनके लिए है। नेक्स्ट आ जाता है CWSN का मतलब है, CWSN
मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी, विशिष्ट या मृद आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका जो मतलब है यहाँ पर ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से लिए गए हैं। और इसमें ऐसे बच्चे शामिल किए जाते हैं जो मुख्य रूप से दिव्यांग होते हैं, अर्थात ऐसे बच्चों को विशेष सहायता प्रदान की जाती है। और मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परामर्श का एक तत्व नहीं है। साक्षात्कार, विश्वास, स्मृतिक वृद्धि या संप्रेषण। अब परामर्श का एक तत्व नहीं है, कौन सा? ऑप्शन 3 वाला, वृत्तिक वृद्धि का होना। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर जो हमारे नेक्स्ट जो है पार्ट हिंदी ग्रामर, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब हम अपने हिंदी ग्रामर वाला जो भाग है इस पर आ चुके हैं, और जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा कि मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर काल, स्थान, रीति या परिमाणवाचक, तो किसका प्रयोग हुआ है, कौन सा वाचक जो है यहाँ पर रहेगा? मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। अब यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला, तो परिमाणवाचक जो है यहाँ पर इसमें ये माना गया है, जिसमें थोड़ा सा, बहुत, कुछ, तो इस प्रकार के जहाँ पर शब्द हों तो उसे हम परिमाणवाचक की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, वह अचानक बोल पड़ा। तो इस वाक्य में जो ये अचानक है, तो किस प्रकार की क्रिया विशेषण आई है यहाँ पर? काल, रीति, स्थान या गुणवाचक। वह अचानक बोल पड़ा, तो वाक्य बताना कौन से वाला है। अब यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो ये रीति जो है, रीति क्रिया विशेषण, इसका यहाँ पर उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर भी क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे चलना, उठना, दौड़ना, खाना पीना, ये सारी क्रियाएं होती है, काम क्या देते हैं जिनको, तो इनकी जो विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण। अब काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण दौड़ता है, तेज, घोड़ा या काला, तो कौन सा शब्द है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो इसमें तेज जो आया है, क्योंकि ये दौड़ना जो है ये क्रिया है, काम क्या है उसका? दौड़ने का। लेकिन ये जो क्रिया है इसकी विशेषता है तेज दौड़ना, तो ये क्रिया विशेषण होगा। पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, क्रिया से पहले शब्द ये आता है। तो तेज जो यहाँ पर शब्द इसमें आया है, यही जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। और क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी अगर ये पूछ ले जाए कि ये कौन सा है, काल, रीति, स्थान, गुण, तो ये रीतिवाचक की श्रेणी में आएगा। इसके बाद है, सरकार ने ऋण की पूर्णतः माफ़ी कर दी। तो इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सरकार ने ऋण की पूर्णतः माफ़ी कर दी, तो यहाँ पर ये रीति, स्थान, परिमाण या कालवाचक क्या है? सरकार ने ऋण की पूर्णतः माफ़ी कर दी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है हमारा, परिमाणवाचक जो है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। तो सरकार ने ऋणों की माफ़ी कर दी, तो यहाँ पर क्या है? अधिक्य बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आ जाता है, आपस में झगड़ा मत करो। तो इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपस में झगड़ा मत करो। स्थान के बारे में बतला रहा है, रीति के, परिमाण के या काल के, तो किसके बारे में है कि आपस में झगड़ा मत करो? तो ये रीति जो है रीतिवाचक का उदाहरण है, रीति जो ढंग होता है उसके बारे में है कि आपस में झगड़ा मत करो। इसमें रीति ढंग जो है इसका बोध होता है। नेक्स्ट आ जाता है, ईश्वर सर्वव्यापक है। तो इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ईश्वर सर्वव्यापक है। काल का, रीति, परिमाण या फिर स्थान का? ईश्वर सर्वव्यापक है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें तो इसमें स्थान जो है इसके बारे में बतलाए गए हैं, तो यह होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आ जाता है, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। तो इस वाक्य में जो मिलकर है ये कौन सी क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो ये परिमाण है, स्थान, रीति या काल। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया,
तो यहाँ पर जो है ये रीति अर्थात ढंग जो है इसके बारे में बतला रहा है। नेक्स्ट है, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में जो वहां आया है ये कौन सी क्रिया विशेषण का उदाहरण है? काल, रीति, स्थान या परिमाण का। चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, तो यहाँ पर जो इसमें आया है ये स्थान के बारे में है। तो ये स्थान था दीवार के पास में, तो वहाँ जो है ये स्थान के बारे में हमें बतला रहा है। वे शब्द जो क्रिया के होने वाले स्थान का बोध कराएंगे उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे, क्योंकि दीवार जो थी वो स्थान के बारे में है। इसके बाद है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक, रीति, परिमाण या फिर स्थानवाचक? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो इसे पढ़ के आप जो है एकदम से सॉन्ग पे भी पहुंच गए होंगे। तो यहाँ पर आया है विशेषण में। अब विशेषण की बात करें तो इसमें समय जो है, समय के बारे में बतलाया गया है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो क्या है? कालवाचक, समय के बारे में हमें बतला रहा है। नेक्स्ट आ जाता है, वह 1 सप्ताह बाद आया। तो इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह 1 सप्ताह बाद आया, वह बाद एक या फिर आया। अब यहाँ पर जो इसमें शब्द आया है बाद वाला, क्योंकि क्रिया आना जाना हो गई और इससे पहले जो आता है क्रिया की विशेषता है बाद में आना, तो यही क्रिया विशेषण होगा। इसके बाद है, वह धीरे धीरे लिखने की आदत है, या उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो ये जो धीरे धीरे यहाँ पर आया है, अब ये क्रिया विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है या सर्वनाम है? तो इनमें से क्या है? अब उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो क्या है? ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि संज्ञा तो हो नहीं सकती, किसी का नाम नहीं है, स्थान नहीं है, जगह नहीं है, और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यहाँ पर ये उसे आया है। अब क्रिया अगर हम बात करें तो क्रिया यहाँ पर लिखने की हो रही है, तो जो क्रिया से पहले आता है तो ये यहाँ से भी आप इसका पता लगा सकते हैं, तो ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट आ जाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्षण भर, निसंदेह, अत्यंत या अन्यथा। अब परिमाण जो है, नापतोल जो है या उसके बारे में जो बतला रहा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, अत्यंत। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? परिमाण, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो परिमाण के बारे में कौन सा बतला रहा है यहाँ पर? अब यहाँ पर जो परिमाण के बारे में बतला रहा है पहले वाला जो वाक्य है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, तो ये जो है यही परिमाण के बारे में बतला रहा है, जहाँ पर ये नापतोल के बारे में जो होता है परिमाण। इसके बाद है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4 कितने प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण रूप के अनुसार? तो रूप के आधार पर जो होते हैं तो ये 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो आ जाएगा मूल, दूसरा हो जाएगा यौगिक, मूल, यौगिक, और तीसरा हो जाएगा स्थानीय क्रिया विशेषण। तो ये 3 माने गए हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण, तो ये 3 हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर अर्थ के अनुसार है, रूप के अनुसार हमने 3 पढ़े। अब अर्थ के आधार पर 1, 2, 3, 4 कितने हैं? तो अर्थ के आधार पर बात करें तो ये 4 होते हैं, जिसमें स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो ये है अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण 4 प्रकार के, स्थान, काल, परिमाण, रीतिवाचक। इसके बाद है, माधवी अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर गाती है। अब काम यहाँ पर गाने का है। अब माधवी जैसे संज्ञा है, तो ये अत्यंत क्या है? संज्ञा, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या क्रिया विशेषण? तो यहाँ पर जो है ये क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे, जैसे इधर, यहाँ,
आजकल, प्रतिदिन, अत्यंत, किंचित, बहुत, बारी बारी, तिर तिर, बस, थोड़ा। ऐसे शब्द जहाँ आपको देखने को मिले तो इसका मतलब क्रिया की विशेषताएं बतला रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। अब इसमें जल्दी से जो आया है ये योजक है, विशेषण है, क्रिया की विशेषता है या सर्वनाम है। अब लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, अब यहाँ पर जो बतला रहा है ये क्रिया की विशेषता। वैसे तो पहुंचना हो गया, लेकिन इसकी जो विशेषता वो जल्दी से है, तो यही क्रिया की विशेषता है। नेक्स्ट आ जाता है कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। यौगिक, मूल, स्थानीय या कोई सा भी नहीं है। कभी न कभी में क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है ये यौगिक है, जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक क्रिया विशेषण कहेंगे। दूसरे शब्दों में ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय, पद आदि लगाने से बनते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आते हैं। अब जैसे संज्ञा से बनने वाले जो क्रिया विशेषण हैं, संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण कौन से हैं? जैसे सवेरा, सायं, आजन्म क्रम से हैं, प्रेम पूर्वक, रात भर, माँ। ये तो हो गए संज्ञा से यौगिक बनने वाले। और एक होता है सर्वनाम से यौगिक बनने वाले, जिसमें यहाँ, वहाँ, अब, कब, इतना, उतना, जहाँ, जिससे, ये वाले हो गए सर्वनाम से यौगिक। और एक होते हैं विशेषण से क्रिया विशेषण, चुपके, पहले, दूसरे, बहुधा, धीरे, ये हो गए विशेषण से क्रिया विशेषण। एक होते हैं क्रिया से क्रिया विशेषण, खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, जागते, तो ये हो गए क्रिया से क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आ जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वह बहुत थक गया है, अभी अभी गया है, अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो परिमाण के बारे में कौन सा बतला रहा है यहाँ पर? अब परिमाण जो है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आया है, बहुत, वह बहुत थक गया है, तो यही जो है यहाँ पर परिमाण के बारे में बतला रहा है। थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, ऐसे वाले जो होंगे ये परिमाण के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से क्रिया विशेषण है अंधेरा, धीरे धीरे, सुंदर या चाल चलन। तो अब इसमें क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये जो धीरे धीरे जो आया है यही क्रिया की विशेषता है। जैसे राम धीरे धीरे लिखता है, तो वैसे तो लिखता है, लिखने की क्रिया होगी, लेकिन उसकी विशेषता है धीरे धीरे लिखना। यह राम बहुत सुंदर लिखता है, तो यह हो गए क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीति, परिमाण, काल या स्थानवाचक। और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी वाला है, तो कालवाचक जो है यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है बूढ़े धीरे धीरे, बूढ़े धीरे चलते हैं। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है ये संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या विशेषण है। ये जो धीरे है यहाँ पर, अब चलने की तो यहाँ पर क्रिया है, बूढ़ा सर्वनाम हो जाएगा। अब ये धीरे जो है यहाँ पर ये क्रिया की क्या है? विशेषता है, धीरे चलना। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है स्थान, रीति, काल या परिमाणवाचक का। और इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कौन सा है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है कि मैं रोज पढ़ता हूँ। तो कालवाचक जो है यहाँ पर इसमें रहेगा कि मैं रोज पढ़ता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है कुछ, तुम्हें सोचना, या तो तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला है। तो ये जो कुछ जो है यहाँ पर यही क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। और वे शब्द जो किसी क्रिया के परिमाण की निश्चित संख्या का बोध कराएंगे उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे बहुत, अधिक, थोड़ा, इतना, उतना, ये वाले शब्द। नेक्स्ट आ जाता है मैं अवश्य पहुंचूंगा।
अब ये जो अवश्य है यहाँ पर ये क्रिया विशेषण रीतिवाचक पहुँचूंगा, मतलब इसमें से बताना क्या है। और पहुँचने की तो क्रिया हो गई, अब क्रिया की जो विशेषता है यहाँ पर, तो जो ऑप्शन ए में आए हैं क्रिया विशेषण रीतिवाचक ढंग जो है यहाँ पर ये रहेगा इसका, तो इसके पहुँचूंगा का विशेषण है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आ जाता है विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द, उसे कहेंगे संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्रिया विशेषण। तो विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द और क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आ जाता है जल्दी चलो। रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है जल्दी में? परिमाण बोधक, अनिश्चय, निश्चय या क्रिया विशेषण। जल्दी, अब यहाँ पर जो इसमें जल्दी शब्द आया है ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है। नेक्स्ट आ जाता है वह थोड़ा बीमार है। अब ये जो थोड़ा शब्द है ये परिमाण बतला रहा है, काल, स्थान या रीति। अब इनमें से क्या बतला रहा है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परिमाण जो है, परिमाण के बारे में हमें ये बतला रहा है। नाप तोल जो होता है, इतना उतना कितना जितना थोड़ा बहुत, तो ऐसे जो होते हैं ये परिमाण के बारे में बतलाते हैं। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? तो अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण के अभी हमने पढ़ाई था 4 होते हैं, स्थान, काल, परिमाण, रीतिवाचक। नेक्स्ट है धावक तेज गति से दौड़ते हैं। तो यहाँ पर जो तेज है ये कौन से क्रिया विशेषण का उदाहरण है? स्थान, काल, परिमाण या रीति का। तो यहाँ पर जो इसमें बतला रहा है स्थान के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक। तो ये जो है ये परिमाणवाचक जो है यहाँ पर ये माना गया है। तो क्योंकि ये नापतोल जो है परिमाण उसके बारे में बतला रहा है तेज। इसके बाद है मोहन तेज दौड़ती है, मोहिनी तेज दौड़ती है। तो इस वाक्य में तेज जो आया है स्थान, रीति, परिमाण या काल क्या है? तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है रीतिवाचक। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए विकल्प का कौन सा विकल्प कालवाचक नहीं है? आज तक, बाहर, भीतर, बहुधा या प्रतिवर्ष। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो बाहर, भीतर। इसके बाद है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। इसमें जो धड़ाधड़ शब्द है ये क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण या प्रविशेषण। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन ए वाला, तो क्या है ये क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।